दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज फिर मैं जो कोटा कलेक्ट्रेट पे 18 फरवरी से जेके मजदूरों का जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना लगातार चल रहा है। आज 18 दिसंबर है और ये 18 फरवरी से शुरू हुआ था और आज इसको पूरे 10 महीने हो चुके हैं। आज इनका 304वां दिन है दिन के हिसाब से, लेकिन जो तारीख है उसके हिसाब से भी इनको जो है पूरे 10 महीने हो चुके हैं। धरना बराबर जारी है और लगातार धरने की चूंकि उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें भुगतान हो ही जाएगा। आगे पीछे सरकार की मजबूरी होगी इस धरने के थ्रू। तो उसको देखते हुए इस उम्मीद में बहुत सारे जो मजदूर हैं जो नहीं आ रहे थे अब तक, वो भी आना शुरू हो गए। तो थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग लेने आया था आज के इस धरने की क्या नौयत है। तो मेरे सामने जो धरने के रोजाना के संचालक है अशोक सिंह जी, वो हैं। और इस जो आंदोलन के संचालक और सीटू के जो महामंत्री हैं, तो नरेंद्र सिंह जी। और ये जो धरने में रोजाना भी आ रहे हैं और ये जो मीडिया मैनेजमेंट यहाँ का संभालते हैं, वो अली मोहम्मद जी। तो ये तीनों मेरे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले जो इनके संचालक हैं नरेंद्र सिंह जी, तो उनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि भाई अब क्या दे रहे जी। राज भाई, ये लगातार 10वां महीना आज पूरा हो गया। 18 फरवरी से शुरू हुआ था, 304वां दिवस है। 11वां महीना कल से जो है प्रारंभ हो जाएगा हमारा। आज जिन उद्देश्यों को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2023 अप्रैल के जो आए थे, जिसमें स्पष्ट ये आदेश दिया गया था कि जमीन सरकार की है और कोटा के विकास के लिए, इंडस्ट्रियल और रोजगार के लिए जो है जमीन दी गई है। दूसरा, जो श्रमिक कर्मचारियों की देनदारी के संबंध में विवरण दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 250 करोड़ 2001 में श्रमिक कर्मचारियों की देनदारी थी, वो बढ़कर के अब ब्याज सहित जो हम आज बात करते हैं कि 500 करोड़ से भी अधिक हो गई, ब्याज जोड़ने से जो 18% सिंपल इंटरेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश कई बार जो है आए हैं। उसी के आधार पर हम इस बात को लेकर के 18 फरवरी से लगातार धरने पे हमारे साथी, इसमें सभी त्यौहार जो भी आए, ईद हो, होली हो, दिवाली हो या दूसरे त्यौहार आए, तमाम त्योहारों को हमने यहाँ पर बखूबी अपना ये परिवार मान करके, यही परिवार मान करके जेके कर्मचारियों ने और यहाँ पर त्योहार का उत्सव को मनाया गया। और जो मांग हमारी मुख्य थी, जो अधिग्रहण करने की जमीन को लेकर के और उसको डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए करने की, उस पर जरूर जो है सरकार ने 5-6 महीने पहले जो है ध्यान दे करके और उसको जो है अधिग्रहण किया गया। वो उपलब्धि भी एक ऐतिहासिक है और पूरे देश के मजदूरों के लिए जो एक लाल झंडे ने जेके की CITU के यूनियनों ने इस संघर्ष को लगातार 28 सालों से, जो अराफात पेट्रोकेमिकल जो खुराफात करता हुआ और एक कबाड़ी के रोल में हमारे बीच में आया। और सबसे बड़ी बात कि ये कोटा के अंदर आकर के उद्योग चलाने के लिए जेके ने और सरकार ने और तमाम यूनियन के साथियों ने भी एक एग्रीमेंट आपस में किया। उस एग्रीमेंट के तहत सबने विश्वास किया था कि कोटा के अंदर पुनः जो है जेके उद्योग जो बंद हो गया 96-97 में, पुनः चालू होगा और चालू होकर के कोटा के विकास में योगदान होगा। लेकिन जिस प्रकार से खुराफात यानी अराफात जो आया और उसने जो अपनी कबाड़ीपन की जो आदत वो यहाँ पर शुरू की और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, औद्योगिक थाने और औद्योगिक से जुड़े हुए मिनिस्ट्री और विभाग, सबको उसने अपने कंट्रोल में करके और जो हमारी मशीनरी उसको हैंडओवर की गई थी कि उद्योग चलाना है, जिसका एग्रीमेंट किया गया और जिसको सरकार ने 2007 के अंदर जी ट्रांसफर करने की इजाजत दी, इस शर्तों के आधार पर कि उद्योग चलाना, 2100 लोगों को रोजगार देना है और बकाया जो श्रमिक रह गए जिनका रोजगार पे नहीं लेना, उनका जो है 1 वर्ष के अंदर पूरा भुगतान करना जो निर्धारित हो गया था। लेकिन उसने सभी तरह से हेराफेरी करते हुए, जिन लोगों ने बेचारों ने मजबूरी के अंदर कारखाने के अंदर अपने परिवार को चलाने के लिए रोजगार ना होते हुए, कोटा में रोजगार मिला नहीं, तो उन्होंने परिवार को चलाना या बीमारी से बचने के लिए या जिंदा रहने के लिए मजबूरी में लिया। उसके साथ भी अराफात ने खुराफात की यानी बेईमानी की। उनके साथ में जो प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करना था, मालिक को ही होता है, मालिक का शेयर होता है और एम्प्लॉय कर्मचारी का भी शेयर होता है, उसमें दोनों पैसे
जो है हमारे ही पैसे जो बने थे उसमें से उसने जमा किए। इसकी कई बार शिकायत होती रही, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और पीएफ कमिश्नर भी इसके अंदर शामिल था, वो भी इसके भ्रष्टाचार के अंदर मिला हुआ था। दूसरा, जो 5,000 एक्स्ट्रा समझौते के तहत जो भी पैसा हिसाब जिनको देना था, देना चाहिए था, एग्रीमेंट था, त्रिपार्टी एग्रीमेंट 2002 के अंदर, उसके तहत भी 5,000 उन लोगों को नहीं दिया गया। तीसरा, जो हमारा पैसा उस समय बनाया गया था, जो ग्रेजुएटी एंड अदर्स हमारे ड्यूज थे, जो लीगल ड्यूज थे हमारे, उनके तहत उसमें उन्होंने बिना किसी की जानकारी दिए 20% तक कटौती कर दी थी। ये तीनों चीजें जो है उन श्रमिकों के लिए घातक हुई और उनके साथ चिटिंग हुई और उनके साथ धोखा किया गया। उस लड़ाई को भी हमने लगातार लड़ते हुए, हमारी जब बातचीत भी 2014 के अंदर हुई, तब भी हमने कहा कि जो लेकर गए उन वो भी हमारे भाई थे और उनके साथ भी धोखा हुआ और उनके साथ भी आपने चिटिंग की है, उन्हें भी कुछ जो उनका धोखा किया उन्हें मिलना चाहिए। और उस पर भी बातचीत हमने, अगर उन्होंने नहीं माना था तो 1 वर्ष तक हमने इंतजार भी किया और उसके बाद वो आए और हमसे बातचीत हुई उस बारे में, लेकिन वो बातचीत हमारी सफल नहीं हुई, क्योंकि वो हम जो चाहते थे, हमारे CITU के मजदूर, JK के मजदूर, हमारे संगठन जो सम्मान चाहते थे, जो पैसा दिलाना चाहते थे, उस तक वो नहीं पहुंचे और वो बातचीत अधूरी रह गई। लेकिन उसके बाद लगातार अदालतों के अंदर, चाहे वो ANCLT हो या NCLT हो अहमदाबाद की हो, चाहे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हो या राजस्थान के हाई कोर्ट हो या कोटा के सिविल कोर्ट हो, जो मशीनरी चोरी की उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट तक लाए गए स्टे, कि जिसमें यह था कि कोई भी किसी प्रकार के मशीनरी को अराफात बेचेगा नहीं, ये उद्योग चलाने के लिए मशीनरी ट्रांसफर की गई है, न कि बेचने के लिए। ये इस आदेश का साथ साथ जो शर्तें हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दी कि अगर स्क्रैप भी बिकेगा तो उसका ऑक्शन होगा ओपन, और एक कमेटी बनेगी और कमेटी बन के वो निर्णय करेगी कि ये कबाड़ा है जिसको बेचा जाएगा, और साथ में जो पैसा आएगा उस कबाड़े को बेचने का, वो जो स्कीम 2005 के अंदर BFR आईफर के द्वारा जो पारित की गई थी, जिसको JK सिंथेटिक्स लेके आया था स्कीम को, जिसका IDBI ऑपरेटिंग एजेंसी थी और जिसकी तमाम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और वित्तीय संस्थाओं की थी, उसके आदेश की भी अवहेलना करते हुए अराफात ने उसकी अवहेलना करते हुए उन मशीनरी को खुर्द-बुर्द करने के जो है पूरे प्रयास करते हुए और मशीनों को खुर्द-बुर्द कर दी। और जो पैसा आके स्कीम चालू करनी थी, उस पैसे में यूनियन के भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो खुलेगा, उसमें यूनियन के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ये एक यूनियन का एक प्रतिनिधि रहेगा। ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का, उसके भी अवहेलना की। 2006 और 7 के अंदर जो विधानसभा के अंदर प्रहलाद गुंजल और अमराराम जी के द्वारा उठाया गया मुद्दा, और सरकार ने ये जिम्मेदारी दी थी और एक कमेटी गठित की थी जिसमें कलेक्टर मुख्य प्रमुख रहा था और उसके 3 सदस्य और SP कोटा और जॉइंट लेबर कमिश्नर, संयुक्त श्रमायुक्त और बॉयलर इंस्पेक्टर, 4 लोगों की कमेटी, और ये रिपोर्ट देगी कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या किया जा रहा है और नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। इसकी रिपोर्ट पूरे कलेक्टर को अध्यक्ष बना करके जिम्मेदारी दी, लेकिन आज तक अभी भी जब जवाब हाई कोर्ट के अंदर मांगा गया है और जब लीज ट्रांसफर की गई है, तब भी प्रशासन की कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि इस बीच के अंदर कोई कार्रवाइयाँ जो यूनियनों के द्वारा दी गई और उसे की गई हो। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं कहता हूँ कि कोटा जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे BJP के रहे हो, जो उद्योग कोटा के अंदर विकास के नाम पर पहले नंबर पर JK उद्योग कहलाया जाता था, औद्योगिक नगरी कहलाई जाती थी, उस नगरी में जब ये एक बड़ा संकट आ गया हमारे बीच में कि हमारे एजुकेशन सेंटर जो कोचिंग सेंटर है वो भी बंद होने जा रहे हो, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में कभी भी कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई कि इस उद्योग को बचा करके चलाया जाए और कोटा के लोगों को रोजगार के बारे में सुरक्षित किया जाए। अब क्या उम्मीद है आपको, मतलब अब जैसे ये धरना 10 महीने पूरे कर गया, तो आपको पेमेंट की या जो आपने जो मामले उठाए इनकी कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद है जी? अब हमारे बिल्कुल 100% उम्मीद इस बात से बन रही है कि जो हमने मशीनरियाँ चोरी के लिए कार्रवाइयाँ की है, वो हमारी कार्रवाइयाँ बहुत आगे तक बढ़ रही है और हमें उसके अंदर इंसाफ मिलेगा, हमें जो है न्याय मिलेगा, ये हमारी पूरी उम्मीद है न्याय के द्वारा। दूसरा, जो हमने जो जमीन अधिग्रहण जो KDA ने किया है, उसके साथ साथ जो देनदारी हमारी थी, वो भी देनदारी को, कोई भी चीज़ किसी के पास अगर होती है और वो उसके साथ में शर्तें जुड़ी होती है, उस शर्तों के आधार पर KDA ने, जो सरकार ने
जेडीए को दी है, तो ये हम समझते हैं कि अब राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी हमारी देनदारी के लिए बन गई है। बस ये एक बहाना उनके लिए मिल रहा है कि अराफात जो है हाई कोर्ट चला गया है। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं खुद रहा हूँ उस हेयरिंग के अंदर, और जज ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू प्रोसेस थ्रू अपने योजना को चालू रखे। हमारी तरफ से कोई रोक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं है, लेकिन बेशर्मियों की तरह हो सकता है कि ये लाल झंडा जो वापस 28 सालों तक संघर्ष करके मजदूरों को अधिकारों को दिलाने की बात कर रहा है, और जो भाजपा की नीति है मजदूर और किसान विरोधी, उस नीतियों को लागू करते हुए वो हमें किसी भी प्रकार से मजदूर को लाभ नहीं दिलाना चाहते। और कुछ भूमाफियों के द्वारा इसमें जो है लगे हुए हैं, जिस प्रकार से खबर आती है, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे जो है बीजेपी के हो बड़े नेता, इस मामले में सब एक हैं। तो सब एक मिले हुए हैं और एक जैसी ही उनकी सोच है। और ये हमारा ये प्रण है, CITU का ये प्रण है, जो सिद्धांत है CITU का लाल झंडे का, कि जो हक है मजदूरों का जो जिन्होंने छीना है, उन सबको पर्दाफाश करते हुए और जनता के बीच में उनका चेहरा दिखाते हुए, बताते हुए कि इनके आचरण ये रहे हैं, और उसको नकारा करते हुए हम इस आंदोलन के तहत अपनी जीत हासिल करेंगे, अपने बकाया अधिकार प्राप्त करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो भी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है और हमारे जन संगठन जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, लाल झंडे के साथ ही हमारा समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि लाल झंडा जेके के तीनों CITU यूनियनों के नेतृत्व में जो आंदोलन है वो जीत की मंजिल तक जाएगा और हमारे कर्मचारियों में एक खुशी की लहर वापस दौड़ के आएगी। तो दोस्तों 10 महीने हो चुके हैं और अब धीरे धीरे उम्मीद बनने लगी है इस आंदोलन के जरिए। मेरे साथ में ये अली मोहम्मद जी हैं जो मीडिया मैनेजमेंट यहाँ का संभालते हैं, और जो वीडियो वगैरह हम बनाते आए हैं तो वो मीडिया ये वीडियो बनाने में रह जाते हैं, इनका कभी चेहरा भी सामने आया नहीं। तो आज मैंने चाहा कि इनसे भी मैं बात कर लूं। तो अली मोहम्मद जी जी। सिराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे कामरेड नरेंद्र सिंह जी का जो स्टेटमेंट लिया और जो कुछ बताया बिल्कुल सही बताया। और बराबर हम 2017 से 16 से बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट, अहमदाबाद, सुप्रीम कोर्ट और कोटा के कोर्टों में भी लड़ रहे हैं। और 10 महीने से धरना भी हमें हो गया है, तरह तरह की बातें आ रही है। मालिक कह रहा मैंने इनको पैसा दे दिया 3100 मजदूरों को, पर ऐसा है, ये बात सही है, चुपचाप तरीके से बगैर यूनियन के मिले हुए, बगैर समझौते के नाजायज तरीके से पैसा बांटा गया मालिक द्वारा, और कुछ जो चमचे टाइप के हैं उन द्वारा भी ये हरकत की गई। और 3100 मजदूरों को जबरदस्ती हिसाब दिलाया गया 50-50, 40-40 हज़ार रुपए। मेरा मानना है 260 करोड़ रुपए जो कारखाना चलाने के लिए मालिक ने लिए थे, कारखाने नहीं चले, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अधिग्रहण की जाए, इन्होंने कारखाने नहीं चलाए, उसी आधार पर जमीन को अधिग्रहण किया है और हमारा 260 करोड़ रुपया बरकरार है। हम चाहते हैं 260 करोड़ रुपए को में ब्याज के 4200 मजदूरों को बंटना चाहिए बराबर, क्योंकि मालिक ने अगर मान लो 50,000 दिया किसी मजदूर को या 3100 मजदूरों को, तो ये यूनियन के तहत पैसा नहीं दिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मालिक ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये काम किया है जो आज एक घातक बन गया। और ये अधिग्रहण जो जमीन की है वो भी इसी मामले में की है कि उन्होंने कारखाना यूनियन के थ्रू समझौता हुआ था, कारखाना नहीं चलाया, 260 करोड़ रुपए नहीं बांटे, इसीलिए अधिग्रहण किए। मेरा यही मानना है कि बराबर का पैसा 260 करोड़ रुपए 18% ब्याज के, जो हमारे कामरेड नरेंद्र सिंह जी ने बताए वो सही बताए, 4200 मजदूरों को ये पूरा पैसा बंटना चाहिए। अब मेरे साथ में अब ये जो रोजाना जो धरने को चलाते हैं, जो संचालक हैं धरने के इसके, तो अशोक सिंह जी, तो इनसे भी इनके व्यूज ले लेते हैं। जी अशोक सिंह जी। सिराज भाई, आप बराबर धरने को कवरेज कर रहे हैं 10 महीने से, और हमारा एक फैक्ट्री चलाने के लिए अराफात से त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, उसमें सरकार भी शामिल थी, उसमें यूनियन भी शामिल थी और अराफात भी शामिल था। तो ये शर्त हुई थी कि भाई ये सारे कारखाने धीरे धीरे सभी कारखानों को चलाएगा और मजदूरों को पैसा देगा, और जो 2000 मजदूर है उनको नौकरी लेगा, ये सारी बात हो गई। अराफात ने क्या, अराफात के दिमाग में एक गलत वो आ गई है, रास्ता गलत चुन लिया उन्होंने, और उन्होंने ये रास्ता चुना कि भाई यहाँ के नेताओं को सेट किया
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सेट किया और सेट करने के बाद उन्होंने ये काम किया कि वो जो मशीनें थी उन मशीनों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। और जब धीरे धीरे जब निकालना शुरू कर दिया तो पुलिस भी नेताओं के कहने के बाद वो पुलिस कुछ कर नहीं पाई और वो आराम से सारे चारों पांचों कारखाने की मशीनें निकाल के ले गया। और वो मशीनें जो थी कम से कम 1000 करोड़ की मशीनें हैं। अच्छा। यस, वो 1000 करोड़ की मशीनें ले गया यहाँ से और उसने नेताओं को पैसा खूब बांटा। और उसने ये भी कहा था कि जब ये समझौते को नहीं माना और उसने ये भी कहा कि भाई हमारे पास पैसा है, यहाँ जज भी बिकेगा, यहाँ नेता भी बिकेगा, यहाँ सब बिकेंगे और मैं जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए पैसे के बल पे। तो ये बात उसने कही। हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हारे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ कि भाई मजदूरों को जब इसने त्रिपक्षीय समझौता नहीं माना, मजदूरों को पैसा नहीं दिया, कारखाना नहीं चलाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार इसने नहीं माना तो सरकार इस जमीन को अधिग्रहण करे, मजदूरों को पैसा दे और जनहित में उस कारखाने को कोई भी प्रमोटर आए जो चलाए, ताकि वो कोटा का विकास हो और वहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं, जो मजदूर काम करते थे, उनके लोग वहाँ लगे, उनके बच्चे वहाँ लगे और इस तरह की कार्रवाई होनी थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जैसा कि हमारे ओम बिरला जी और कलेक्टर साहब ने जब जमीन अधिग्रहण की तो कहा कि जब मालिक ने इसको अधिग्रहण नहीं, इसको मालिक ने इस प्रक्रिया को नहीं चलाया, नहीं पूरा किया, तो उन्होंने, सरकार ने इस जमीन को अधिग्रहण शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। पर दुर्भाग्य देश का ये है सिराज भाई कि 10 महीने से हम यहाँ बैठे हैं और 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जो कि इस देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 जो है जो देश को चलाती हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम यहाँ 10 महीने से बैठे हुए हैं उस फैसले को लागू कराने के लिए। उसमें एक फैसला अब 10 महीने में वो लागू हुआ, वो जमीन अधिग्रहण हुई। अब हमारे पैसे की लास्ट मांग है कि हम इस पैसे को कैसे दिलाएंगे, क्या करेंगे। अब बात यह है कि सरकार ने उस पर मोहर लगा दी, ये जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। अब मजदूरों को पैसा जो है हमें सरकार से लेना है, उसकी लड़ाई अब जारी है। उस लड़ाई में अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी तो सभी लोग यहाँ धरने पे बुजुर्ग हैं, मरने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा चाहे हमारी जान चली जाए, हम यहीं पैसा लेके रहेंगे। ये बात सभी साथियों ने एक स्वर में कही है। तो दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे थे भाई साहब अशोक सिंह जी के 1000 करोड़ की तो मशीनें वो बेच चुका है और देनदारी थी सिर्फ 260 करोड़ नहीं, और 500 ब्याज वो लगा के 500 करोड़ के ब्याज के बाद में 507, फिर भी अगर 700 करोड़ भी निकाल दें तो 300 करोड़ फिर भी बच रहे हैं। इतना तो वो खुर्द-बुर्द कर चुका जी, अरबों खरबों रुपए की तो और हमने क्या किया है सिराज भाई, हमने उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई हाँ, हमारी जो मशीनें हैं वो सरकार के आदेश के बगैर नहीं निकल सकती। कलेक्टर, उसमें कमेटी बनी हुई थी, उसने फिर भी यहाँ के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ा और उस जमीन को वहाँ तत्कालीन जो एमएलए थे उन्होंने उनका साथ दिया और उन मशीनों को निकलवा दिया। पुलिस चुपचाप देखती रही, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और जब हमने वो किया तो पुलिस ने फाइनल लगा दिया और फाइनल लगा के जब हम कोर्ट में आए, कोटा जिला कोर्ट में आए, तो उसी बात को जज ने भी मान लिया। तो क्या क्या विश्वास करें ऐसे व्यवस्था पे, जो कि व्यवस्था मजदूर यहाँ 10 महीने से बैठा है और निर्णय दे रहे हैं कि पुलिस ने जो फाइनल लगाया वो सही है। ये देश किस तरह चल रहा है, भगवान ही मालिक है। ये तो पूरा देश ही ऐसे ही चल रहा है। खैर, अब इस पे तो क्या बात करें। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे जी? नाम बता दीजिए आपका। अशोक सिंह जी, मेरा नाम रामचरण है। मैं जेके पद्म सिंह ट्रेडर्स का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, संक्षिप्त में सारी बात आई चुकी है ना, जो आप अपनी बात रख दो बस। मेरा सुझाव ये है कि हमारे तीनों महामंत्री अगर हमें आदेश दें तो मैं कल की तारीख में सर्किट हाउस से दंडवत करके और कलेक्टर साहब के यहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ कि भाई हमारा जो हक जल्दी से जल्दी मिले। हम हमारा हक मांग रहे हैं,
भीख नहीं मांग रहे, हमारे 28 साल 30 साल की मेहनत का पैसा हम मांग रहे हैं, बस यही मेरा कहना दंडवत करते हुए तो मंदिर में जाते हैं लोग। तो है। देखो जी देखो आ, जोश में। हाँ देखो सिराज भाई, मेरा कहने का मतलब हम लोग 70-75 साल के हो चुके हैं और हमारी जो है हम कोई लाठी डंडा तो चला नहीं सकते, है ना। तो हमारा तो भगवान कलेक्टर महोदय, क्योंकि केडीए भी इनके अंडर में आ गया है, तो हम तो इनको ही भगवान मानते हैं। और थोड़ी बहुत आस है बिरला जी से कि भाई आपको भी सद्बुद्धि आ जाए, और जो भी कमाया बहुत कमा लिया बिरला जी आपने भी, क्या लेके जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। तो थोड़ा गरीब मजदूरों की तरफ, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, इनकी तरफ भी ध्यान दे लो और हमारा हक जो है मिल जाए, यही उम्मीद है हम आपसे। 70 साल जी, एक बात कही ना कि अभी के दंडवत तो उसके लिए, लेकिन एक कहावत है कि जैसे देवता वैसी पूजा। अगर संतोषी माता के जाएंगे तो चने पुंगड़े ही चढ़ाने पड़ेंगे, भैरू जी के जाएंगे तो दारू की बोतल लेके जानी पड़ेगी, और गणेश जी के जाएंगे तो लड्डू होंगे। इसलिए हमारे साथी ने इस बात से कहा है कि भाई ये इस बात से, क्योंकि ये ज्यादातर जो ढोंगी लोग जो बैठ गए, जो नाम धर्म का जरूर लेते हैं और सनातन की बातें करते हैं, लेकिन क्या है वो आप सब पत्रकारों से सबको पता है। कोई छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारे साथी ने भावुकता के अंदर ये बात कह रहे हैं कि हम तो भाई दंडवत करते आ जाए, आपको किस प्रकार से मनाया जाए, ये एक उदाहरण दिया है। बाकी तो हमारा लाल डंडा जो निर्णय करेगा हम उसको कामयाब करेंगे और लागू करेंगे। तो 70-80 साल की उम्र में भी दंडवत करने के लिए क्या तैयार। करें साहब? ये देखे, ये तो खैर एक हंसी मजाक वाली बात थी, लेकिन ये कमेंट है इस व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा कि एक आदमी बुजुर्ग 70 साल की उम्र में भी दंडवत करके आने के लिए तैयार है। जैसे कि जो श्रद्धालु हैं जो मंदिरों में जाते हैं अपने देवता के लिए, तो वैसे ही भावना इनकी भी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी इनकी सुने और इनको इनका बकाया भुगतान मिले। इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।